नमस्कार साथियों, मैं दीपक सारस्वत आज वापस अपने लाइव के अंदर जुड़े हैं। आज अपने वापस इन्वायरमेंट इशू का पार्ट 3 लेके आए हैं। जी हाँ, फर्स्ट के अंदर अपनों ने ओजोन परत 6 के बारे में पढ़ा था, दूसरे टॉपिक के अंदर अपनों ने अम्ल वर्षा और तीसरे के अंदर अपने आज पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णता, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो। जी हाँ, जो ये आज का टॉपिक है वैश्विक उष्णता, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये क्या चीज है वैश्विक उष्णता, यानी कि धरती का, पृथ्वी का जो लगातार ताप बढ़ता जा रहा है, तापांतर बढ़ता जा रहा है, उसी के ऊपर अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यू, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखोगे, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर और आरपीएससी के आरएएस एग्जाम्स के अंदर, एसआई के एग्जाम्स के अंदर, रीट के L1 के अंदर और इसके अलावा सीईटी के अंतर्गत, इन सभी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ में एसएससी के अंतर्गत इन सभी भर्तियों के अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाला ये जो टॉपिक है वो आज अपने करने वाले हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए साथियों, इस टॉपिक को अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है वैश्विक उष्णता क्या चीज है। वैश्विक उष्णता कहते किसे है, ग्लोबल वार्मिंग। तो धरती का तापमान, टेम्परेचर धरती का लगातार बढ़ना, टेम्परेचर का लगातार इंक्रीमेंट होना ही क्या होता है, वैश्विक उष्णता है। और कैसा तापमान, धरती का औसत तापमान। होता क्या है दोस्तों, पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है, औसत तापमान है, वो नॉर्मली होता है 15 डिग्री सेल्सियस, और वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब लगातार बढ़ने से धरती का जो ताप है, गर्मी है, वो लगातार बढ़ रही है। अब किन कारणों से बढ़ रही है या किस प्रकार से बढ़ रही है, उसी के लिए अपने इस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पृथ्वी के औसत तापमान में, कौन सा तापमान बेटा, तो औसत तापमान में वृद्धि होना वैश्विक उष्णता कहलाता है। जैसे खेतों में सर्दी के समय प्लास्टिक के टेंट बनाए जाते हैं, उनके अंदर का ताप अधिक रहता है, वैसे ही पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा होने का कारण क्या है, इस प्रकार से इस प्रक्रिया के होने का कारण क्या है, तो इस प्रक्रिया के ऊपर अपने बात करें तो जो अपने पृथ्वी से बेटा वैश्विक उष्णता के द्वारा पृथ्वी से बहुत सारी गैसों का त्याग करते हैं प्रदूषण की प्रक्रिया के द्वारा से, जिनमें से मुख्य गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हो गई। ये सारी की सारी मुख्य गैसें क्या करती है, धरती के ऊपर एक परत बना लेती है बेटा, वायुमंडल के ऊपर। और होता क्या है, जब सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से जब पृथ्वी की तरफ प्रकाश आता है, तो इसके अंदर से गुजरकर आ तो जाता है धरती के ऊपर, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद परावर्तन की प्रक्रिया से जब वापस लौट रहा होता है, तो इन गैसों की परत से टकराकर वो वापस पुनः धरती पर आ जाता है। यानी सूर्य का प्रकाश है वो यहीं पर धरती के चारों ओर जमा हो जाता है, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रक्रिया को वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। होता क्या है, सर्दियों के दिनों में बहुत सारी जो फसलें होती है वो ठंड के कारण मर जाती है, तो उनको बचाने के लिए, गर्मी बनाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा खेतों के अंदर प्लास्टिक के घर बनाए जाते हैं, टेंट बनाए जाते हैं, जिनके अंदर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। और इस टेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बाहर की तुलना में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सेम घटना होती है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग के समान ही यहाँ पर घटना होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश एक बार एंटर तो कर जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसमें अंदर एंटर करने से धरती का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता है, और उसी प्रक्रिया को वैश्विक उष्णता के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ध्यान में रखना है, वैश्विक उष्णता की प्रक्रिया में कौन सा तापमान, वैश्विक उष्णता में कौन सा तापमान बढ़ रहा है, तो औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। और औसत तापमान धरती का होना कितना चाहिए, या फिर हाल फिलहाल में है कितना, तो 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अब हरित गृह एक छोटा कांच का घर जैसा होता है, जिसका उपयोग मुख्यतः शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, यानी सर्दी से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, ठंड से बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए किया जाता है।
और उसे अपने शीत ऋतु में जो ग्रीन कलर का, हरे कलर का जो घर बनाया जाता है उसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश के अंदर आने देता है लेकिन ताप बाहर नहीं निकल पाता, यानी परावर्तन के कारण वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए उसे हरित ग्रह। धूप में खड़ी हुई कार के अंदर भी ऐसा ही घटना होती है। सेम घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, जब अपनों ने गर्मी के दिनों में गाड़ी को धूप में पार्क कर दी तो उसके अंदर चाहिए तो बाहर की तुलना में अंदर और भी ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि प्रकाश एक बार तो कांच से अंदर एंटर कर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, जिससे एक प्रकार से गाड़ी के अंदर का औसत तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी सेम वैश्विक उष्णता या हरित ग्रह खेत वाले की तरह ही सेम प्रक्रिया होती है। हरित ग्रह प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, यानी कि नेचुरली होने वाली घटना है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हरित ग्रह प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ना होकर -18 डिग्री सेल्सियस होता। यानी पहली बात तो क्या है, यहाँ पर धरती का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर, धरती का एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो ध्यान में रखना 15। अगर वैश्विक उष्णता हरित ग्रह प्रभाव की घटना नहीं होती तो -18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे धरती का तापमान हो जाता। तो ये बात भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपके पास बहुत ही इतनी शानदार जानकारी वन लाइनर के अंदर लेके आया हूँ, जो आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने बताए थे उन सभी के अंदर काम आने वाली है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, किस प्रकार से होता है ये वैश्विक तापन की प्रक्रिया, किस प्रकार से होता है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी की लेयर है यहाँ पर, और ये वायुमंडल है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मली जो सूर्य से प्रकाश आता है वो यहीं से टकरा कर चला जाता है, लेकिन ये सारा का सारा धरती के अंदर यहाँ पर एंटर कर जाएगा। 1/4 भाग बादलों व गैसों से परावर्तित तो हो जाता है सूर्य से आने वाला, और 1/4 भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इसको अवशोषित कर लिया तो ये धरती के अंदर की तरफ भेजेगा, और जिससे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। जी हाँ, देखा तो शेष भाग 50% विकिरण के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और उससे गर्म होता है। यानी 50, 1/1/4 तो परावर्तित होकर वापस चला गया, और 1/4 क्या किया, गैसों ने अवशोषित कर लिया, तो आधा भाग तो क्या हो गया, रह गया। अब आधा भाग क्या करता है, सूर्य से धरती पर पहुंच जाता है, और जब सूर्य से धरती पर पहुंच जाता है बेटा, तो होगा क्या, धरती उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, यानी कि उसी से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। कुछ भाग IR रेडिएशन के रूप में ली जाती है, यानी कि इंफ्रा रेडिएशन अवरक्त तरंगों के रूप में यहाँ पे बढ़ती है, और अवरक्त तरंगे ही क्या करती है, धरती का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। तो वैश्विक उष्णता में विद्युत चुंबकीय कौन सी तरंग है जो मुख्य भूमिका निभाती है, तो इंफ्रा रेडिएशन, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, अवरक्त तरंगों के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान में ये भी बात रखनी। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में IR रेडिएशन के रूप में हीट उत्सर्जित करती है। इस बात को भी आप लोग स्टार लगा लेने वाले हो, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जी हाँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। हरित ग्रह विकिरण यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के अंदर कौन कौन सी रेडिएशन बनाने का काम करती है, तो अधिकांश जो गैसें हैं जो प्रदूषण के कारण गैसें बनाती है, जो परत बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन गैस होगी, CFC होगी और नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ये 4 गैसें हैं जो मुख्य रूप से प्रभाव डालती है। जैसा अपनों ने ओजोन परत के अंदर देखा था बेटा, ओजोन परत 6 के लिए, ओजोन परत 6 के लिए मुख्य गैस कौन सी देखी थी, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखी थी, एक HFC हाइड्रोक्सी फ्लोरोकार्बन देखी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी गैसें देखी थी। उसके बाद में अपनों ने जो टॉपिक पढ़ा था अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी देखी थी, एक तो देखी थी बेटा CO2, एक देखी थी SO2 और एक देखी थी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, मुख्य कारक होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग करवाने का काम करती है। इन गैसों के अणु ऊष्मा विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। इनका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आता है और फिर से गर्म करता है, और इस चक्र बार बार चलता है। इस प्रकार सतह पर निरंतर वायुमंडल गर्म होता रहता है, जैसा कि अभी बताया दोस्तों मैंने इसके अंदर। तो ये सारी की सारी गैसें
ये सारी की सारी गैसें क्या करती है, ये अपनी पृथ्वी है और CO2 गैस हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई और इसके अलावा CFC गैस हो गई, ये ट्रैप बना लेगी। अब सूर्य से जो प्रकाश आएगा बेटा, अब होना तो क्या चाहिए, टकराने के बाद वापस जानी चाहिए, लेकिन यहाँ से टकराकर वापस धरती की तरफ ये लौट आता है। और जब यहाँ पे धरती के चारों ओर अभी बताया टेम्परेचर लगातार क्या होगा, इससे बढ़ेगा। तो कौन कौन सी गैसें हैं ध्यान में रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, उसके अलावा मीथेन है, इसके अलावा CFC गैस है, और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार गैसें मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, CO2 का कितना प्रतिशत भाग है, तो ध्यान में रखना 60% CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर या ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर वैश्विक उष्णता के अंदर मुख्य गैस जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है वो कौन सी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अपन बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, मीथेन गैस है 20% है, CFC गैस से है 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड या इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोला जाता है, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से चार गैसें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक मीथेन गैस है, एक CFC गैस है और एक नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट बात करें तो अन्य गैसें जो प्रभाव डालती है, इसके अंदर एक तो ओजोन भी होती है, ओजोन, और एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और जलवाष्प भी क्या करती है, इसमें प्रभाव डालती है। तो सर्वाधिक योगदान जलवाष्प का, परंतु यह वातावरण में स्वयं उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अन्य गैसों के अंदर अपने को ध्यान में रखनी है, ओजोन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग में प्रभाव डालती है। नेक्स्ट बात चले तो अब अपने पास ये ओजोन ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक उष्णता को प्रभावित करने वाली एक ट्रिक है, कौन कौन सी गैसें हैं पेपर में पूछी जाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर अपने बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पे आजकल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा इन्वायरमेंटल इश्यू पे पूछे जाते हैं। इसीलिए स्पेशल अपनों ने एक क्रम स्टार्ट किया है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल इश्यू को अपने कंप्लीट कर रही है, और इसके अंदर और भी आगे बहुत शानदार शानदार फैक्ट लेके मैं आने वाला हूँ। ओ मीना काजल लगाती है, ओ मीना काजल लगाती है, ओ से हो जाएगी बेटा ओजोन गैस, ओ से कौन सी गैस हो जाएगी अपने पास से, O4 हो जाएगी ओजोन गैस। मीना, मी फोर हो गई मीथेन गैस, और ना से होगी नाइट्रस ऑक्साइड, और काजल से, जल से क्या होगी जलवाष्प, और का से हो गई कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान में रखना ओजोन गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये पांच गैसें तो अपने को मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के क्या क्या उपाय है, मतलब वैश्विक उष्णता, धरती का तापमान बढ़ेगा तो होगा क्या, धरती का तापमान बढ़ेगा तो जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर हिमनद के अंदर, वो लगातार पिघलेगी बेटा, और पिघलेगी तो धरती पे जो समुद्र है उसका जल स्तर लगातार बढ़ेगा। अगर जल स्तर बढ़ गया तो धरती पे जितने भी 5 महासागर है वो सारे के सारे एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी पूरी धरती क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। यानी पहले भी एक सागर था 33 सागर, और आगे भी क्या हो जाएगा 33 सागर बन जाएगा, यानी धरती पे जीवन डूब जाएगा जल के अंदर, धरती पे जीवन खत्म हो जाएगा। वो तो नुकसानदायक है, और नुकसानदायक है तो उसे बचने को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना, यानी कि सीधी सी बात है, प्रदूषण की प्रक्रिया को, पोल्यूशन को कम करना है, यानी जीवाश्म ईंधन को प्रयोग कम करना है। वृक्षों को काटने से रोकना, वृक्ष कम काटेंगे तो वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या है, कम रहेगा, यानी वैश्विक उष्णता की प्रक्रिया नहीं होगी। और वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना जिससे ग्रीनरी बढ़े और पोल्यूशन को वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। जनसंख्या को कम करना, यानी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो ईंधन की मात्रा बढ़, ईंधन की डिमांड बढ़ रही है, और ईंधन की डिमांड बढ़ रही है
तो अपने जीवाश्म ईंधन को काम में लेंगे, जिससे प्रदूषण होगा, और प्रदूषण होते ही ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेटेशन होगा और एसिड रेन होगी बेटा। जी हाँ। अब अपने पास यहाँ पर आगे जो पॉइंट है वो अपने जो पिछले सालों में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो शानदार शानदार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उन क्वेश्चंस पे अपने बात करने वाले हैं। तो ये अपना जो पार्ट है बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया अपने पास, एमसीक्यू पार्ट हो गया बेटा, एमसीक्यू पार्ट हो गया, ये अपने पास से एमसीक्यू पार्ट हो गया। तो वैश्विक तापन शब्द किसने दिया, वैश्विक तापन शब्द किसने दिया? जैसा कि अपनों ने लास्ट टाइम देखा था, रॉबर्ट अंगुश ने तो क्या किया था दोस्तों, अपने पास अम्ल वर्षा शब्द के बारे में बात की थी। रेटर ने इकोलॉजी शब्द दिया था। फोरमन और गार्डनर ने ओजोन ओजोन होल शब्द दिया था, ओजोन छिद्र शब्द दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, एसिड रेन के बारे में बताया था, एसिड रेन शब्द दिया था। और इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, तो रेटर ने दिया था। और वैली ब्रेकर के द्वारा वैश्विक तापन यानी कि विश्व का तापन होना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। तो अपना आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी गैसें है। तो अभी बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जी हाँ होती है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर कौन सी है, मीथेन गैस है, तो ये भी होती है। तीसरे नंबर पर ओजोन ओजोन सीएफसी गैस भी है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और तीसरे नंबर पर जलवाष्प है ही। तो सारी की सारी गैसें। और अभी मैंने ट्रिक भी बताई थी इसके लिए, ओ मीना का जल लगाती है। तो ओ से ओजोन गैस हो गई, मीथेन गैस हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, और पांचवें नंबर पर जलवाष्प गैस हो गई। तो ये 5 गैसें हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी गैस है जो मानव की प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। बाकी प्राकृतिक है, और यहाँ पे एक ऐसी गैस है जो मानव जनित गैस है। तो मानव जनित गैस अपने को बतानी है अभी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC। दूसरे नंबर पर परफ्लोरोकार्बन यानी कि PFC। सल्फर हेक्साफ्लोराइड तो SF6 हो गया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हो गया। तो यहाँ पे ई ऑप्शन भी एक होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी अपना ऑप्शन है वो आंसर सही हो जाएगा। ध्यान में रखना, एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यानी सारी की सारी क्या है, मानव जनित, यानी कूलिंग एजेंट्स के द्वारा, यानी प्रशीतकों के द्वारा, प्रशीतकों के द्वारा उत्पन्न, यानी एसी वगैरह से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं। अब आगे अपने को यहाँ पर सुमेलित करनी है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे ध्यान में रखना, शीतलक से यानी कि एसी वगैरह से। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, वातानुकूलक से। परफ्लोरोकार्बन क्या होता है, विद्युत उपकरणों से निर्मित होता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है वो अर्धचालकों से उत्पन्न होने वाली गैस है, अर्धचालकों से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 5 गुना अधिक तापन करने वाली गैस कौन सी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना ज्यादा। यानी कि इस गैस का 1 भाग और कार्बन डाइऑक्साइड के 5 भाग एक बराबर प्रभाव डालेंगे। तो वो गैस कौन सी होती है, तो ध्यान में रखना, CH4 मीथेन गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से 5 गुना नुकसानदायक होती है। मीथेन का उत्पादन होता है, तो मीथेन का उत्पादन होता है तो ध्यान में रखना, आर्द्र भूमियों से भी होता है, धान की फसलों से भी, बायोमास से भी, दिमक से भी, जुगाड़ी करने वाले जानवरों से भी। यानी आर्द्र भूमियों से 21% उत्पन्न होता है, आर्द्र भूमियों से 21%, धान की फसलों से 20%, बायोमास से 10%, दिमक से 7% और जुगाली करने वाले जानवरों से 5%। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यानी आर्द्र भूमियों से भी मीथेन, और मीथेन का सूत्र क्या था, CH4,
जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी ज्यादा नुकसानदायक होती है, तो ध्यान में रखना 5 गुना ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो इन सभी जगहों से क्या होता है, मीथेन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात पे अपने चलते हैं। तो अब अपने को देखना है, सुमेलित करना है। इधर अपने को कुछ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता के गैसों के नाम दिए, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है। और इधर दिया हुआ प्रतिशत, इनके कारण, किसके कारण कितने प्रतिशत है प्रभाव पड़ता है। तो जलवाष्प के कारण कितना पड़ता है, 36.7% नुकसान होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में इसकी भूमिका होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की 9.6% भूमिका होती है, मीथेन की 4.9% भूमिका होती है और ओजोन की 3.7% भूमिका होती है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना। ये आंकड़े है बेटा, ये आंकड़े एज इट इज याद रखने हैं। डायरेक्ट पेपर में आंकड़े पूछे जाते हैं, तो वो आंकड़ों के रूप में इनको याद रखेंगे, उतने ही ज्यादा अपने क्या है, ये टॉपिक पावरफुल बनने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के देशों का क्रम क्या है, यानी सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला कौन है, सबसे कम उत्पन्न करने वाला कौन है। तो ध्यान में रखना, पहला स्थान किसका है, चीन का है, और चीन फर्स्ट स्थान पे है। सेकंड पे कौन है, अमेरिका है। सेकंड स्थान किसका आ गया, अमेरिका का। थर्ड नंबर पे कौन है बेटा, यूरोपियन संघ है। थर्ड नंबर पर कौन है, तो यूरोपियन संघ थर्ड नंबर पे है। भारत की भूमिका कितने नंबर पे है, तो चौथे स्थान पर है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में या कार्बन के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा है। और अंतिम स्थान यहाँ पर किसका है, तो विकसित देशों में जापान का है। तो पहले स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर कौन है, इंडिया है, अपना भारत है। ये मुख्य तौर पर ध्यान में रखना। यानी सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है वो किससे होता है, तो ध्यान में रखोगे किसके द्वारा होगा, चीन देश के द्वारा होता है। चीन के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 230 गुना अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 230 गुना अधिक तापन कौन सी गैस करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 230 गुना, पहले 5 गुना पड़ा था मीथेन थी, और 230 गुना अधिक नुकसानदायक कौन सी होती है, N2O, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोला जाता है बेटा, लाफिंग गैस भी बोला जाता है। इस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वैश्विक मंदन। वैश्विक मंदन के बारे में किसने बताया, वैश्विक मंदन का मतलब क्या हो गया बेटा, तो वैश्विक मंदन का मतलब हो गया कि धरती का जो तापमान है उसका अवमंदित हो जाना। जब वातावरण में क्या हो जाता है, धूल के या कोई भी गैसों का एक आवरण आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके कारण वैश्विक मंदन हो रहा है। और वैश्विक मंदन के बारे में बताने वाले गेराल्ड स्टोन हिल थे, गेराल्ड स्टोन हिल नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया। वैश्विक मंदन का मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक न पहुंचने से टेम्परेचर का कम होना वैश्विक मंदन। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन का विरोधाभासी संकल्पना क्या है, यानी कि वैश्विक तापन धरती का तापमान बढ़ना, तापन का उल्टा होता है शीतलन, यानी धरती का टेम्परेचर कम होना। तो शब्द क्या हो जाएगा, वैश्विक शीतलन, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, तापन में तो टेम्परेचर की वृद्धि होती है, तो विरोधाभास मतलब उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा, वैश्विक शीतलन शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, GWP, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कितनी समयावधि का माप होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल में कितनी ज्यादा वैश्विक उष्णता को बढ़ाया जाएगा या कितनी मात्रा में बढ़ जाएगा धरती का तापमान। एक निश्चित समय अंतराल ले लिया जिसके अंदर धरती का औसत तापमान कितना वृद्धि हो जाएगा, तो वो क्या होती है, वैश्विक क्षमता, वैश्विक वार्मिंग क्षमता या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता हमेशा कितने सालों की गणना में की जाती है, 100 वर्षों का आंकड़ा लिया जाता है। GWP का मान प्रदान किया जाता है, यानी कि वैश्विक उष्णता क्षमता कैपेसिटी जो है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोडक्टिविटी है, वो किस देश के द्वारा या किस के द्वारा बताया जाता है। तो ध्यान में रखना, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, IPCC के द्वारा
बताया जाता है, ये ध्यान में रखना, आईपीसीसी के द्वारा, अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के द्वारा बताया जाता है। पेरिस समझौता, पेरिस समझौता जो दिसंबर 2015 में सदी सदी का तापमान वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। देखो सदी की बात हो रही है तो कितने समय का, 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए कितने वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। तो पेरिस समझौता कब हुआ था? दिसंबर 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता दिसंबर 2015 में हुआ था और धरती का तापमान अधिकतम कितने बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था? तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1901 से 2018 तक भारत का तापमान कितना प्रतिशत बढ़ा है? इंटरनेशनल टेम्परेचर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कितना बताया गया है? आईआईटीएम के द्वारा, यानी कि अनुसार कितना धरती का या फिर भारत के अंदर जो तापमान है वो कितना बढ़ा हुआ माना गया है। तो ध्यान में रखना, जो भारत का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस है, वो बढ़ा हुआ माना गया है। तो ध्यान में रखना, भारत का 1901 से लेकर 2018 तक का जो तापमान है वो वृद्धि आईआईटीएम के अनुसार कितना है? तो 1.1 डिग्री सेल्सियस है। आईपीसीसी के अनुसार 2050 तक तापमान बढ़ जाएगा। आईपीसीसी के अनुसार, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2050 तक तापमान कितने बढ़ने का बताया गया है? तो ध्यान में रखना, धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा आईपीसीसी के अनुसार। आईपीसीसी पेरिस समझौते में तो कितना तापमान रखा गया? पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 2015 में। और अगले 100 सालों में कितने डिग्री सेल्सियस तक? 2 डिग्री तक। लेकिन 2050 तक कितना बढ़ जाएगा बेटा? तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ जाएगा। मतलब आगे के 35 सालों के अंदर अपने कितना बढ़ा देंगे? 1.5। और उसके आगे बचे हुए 65 सालों में अपने को कितने पे टेम्परेचर रोकना है? 0.5 पर डिग्री सेल्सियस पर, जो क्या है? एक असंभव लक्ष्य है। यानी कि पेरिस समझौते के अनुसार तो ये है और वास्तविकता यहाँ पर इतनी है। तो ध्यान रखना, आईपीसीसी के अनुसार 2050 तक तापमान बढ़ जाएगा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 1850 से लेकर 1900 तक, 1850 से 1900 तक यानी कि 50 वर्षों के अंतराल में, 50 वर्षों के अंतराल में तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तापमान कितना बढ़ा है? तो धरती का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, ये ध्यान में रखना है। 1971 से लेकर 2018 तक समुद्र स्तर में वृद्धि कितनी हुई है? तो ध्यान में रखना, समुद्र स्तर में जो वृद्धि है वो 50% के मान में वृद्धि हो चुकी है। और जो ग्लेशियर थे उनके अंदर 2018 तक 22% के अंदर वृद्धि हो चुकी है। आइस शीट में कमी कितनी हुई है? मतलब पृथ्वी के ऊपर जो आइस है उसकी जो परत है उसके अंदर कितनी कमी हुई है? तो 20% की कमी हो गई है। और भूमिगत जल में कमी कितनी हुई है? 8% की, यानी ग्राउंड वाटर में 8% की कमी हुई है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के ये क्या है? परिणाम है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग के ये क्या है? परिणाम है, रिजल्ट है। विसमुद्र स्तर में वृद्धि होगी, कितनी होगी? 50%। ग्लेशियरों में बर्फ में, ग्लेशियरों की बर्फ में कमी हुई है बेटा। यहाँ पर क्या हुई है? ग्लेशियरों की बर्फ में कमी। और कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 22% की। आइस शीट में कमी, यानी कि धरती पर जो सामान्य बर्फ है उसकी परत में कितनी कमी हुई है? 20% की। और भूमिगत जल में कितनी कमी हुई है? 8% की कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता से विलुप्ति की कगार पर है, यानी कि ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है या आइलैंड है? आइलैंड है यानी कि द्वीप है जिनमें कमी या फिर गायब होने के कगार पर है। तो एक तो नाम सुना होगा ग्रीनलैंड बेटा, और एक है पश्चिमी अंटार्कटिका। ये दोनों के दोनों वैश्विक उष्णता से ये डेंजर जोन में है। ये दोनों के दोनों क्या है? डेंजर जोन में आ चुके हैं, खत्म होने के, विलुप्ति के कगार पर है। यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा, गर्मी और बढ़ी तो ये पिघलकर गायब ही हो जाएंगे। तो एक तो ग्रीनलैंड है और एक पश्चिमी अंटार्कटिका है, ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोनों के दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब बनाया गया? तो ध्यान में रखना, सन 2021 में। तो किसके द्वारा बनाया गया? पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और किस नाम से? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम नाम से बनाया गया। और कब बनाया गया है?
2021 में, यानी प्लास्टिक को कंट्रोल करेंगे तो उनका वेस्टेज कम जाएगा, जलेंगे कम तो प्रदूषण कम निकलेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो इन सभी के परिणाम के लिए ये एक नियम बनाया गया, और कब बनाया गया? 2021 के अंदर। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कि भारत के अंदर कार्बन का जो उत्सर्जन है वो शुद्ध रूप से शून्य हो जाएगा, और ये लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक का रखा गया है? 2035 का लक्ष्य रखा गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन है, प्रदूषण वाली गैसों का जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल रूप से कम कर दिया जाएगा। तो कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो यहां तक अपनों ने क्या कर लिया है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक के अंदर अपनों ने ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है उसके बारे में जाना है, क्या होता है, इसके क्या क्या परिणाम है, परिणामों के ऊपर बात की है बेटा। इनको रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने की विधि, रोकने की प्रक्रिया के बारे में अपनों ने जाना है। और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित शानदार क्वेश्चन आंकड़े आए हैं और जो आगे आ सकते हैं, उन सभी पर अपनों ने बात की है। तो यहाँ पे अपने ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। परंतु इस टॉपिक को अपने पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आज अपने देख रहे हैं अभी धरती का तापमान असंतुलित रूप से बढ़ रहा है, मानसून के कम ज्यादा, कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं पे आ ही नहीं रही। तो क्या कर रही है? अपने पृथ्वी का असंतुलन बना रही है। अब पृथ्वी का असंतुलन बना रही है तो वो अपने लिए ही, मानव जीवन के लिए ही नुकसानदायक है, और उसी के लिए अपने को जागरूक होने की जरूरत है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी भूमिका क्या है और ये कैसे अपने लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। उसके लिए अपने ये टॉपिक या अपने पर्यावरण की जो एक क्रम है, सीक्वेंस है, वो अपनों ने शुरू किया है। इसको अपने को जानना भी है और आगे जानकारी इसको पहुंचानी भी है दोस्तों। तो अपने पास पूरा डाटा होना चाहिए, उसके लिए ये सारा टॉपिक लेके आए। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा उसको आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, और लगातार इसी क्रम में अपने को आगे बढ़ते जाना है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, वो पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। जी हाँ दोस्तों, धाराएं प्रतिकूल होगी, जब अपनी सारी कंडीशन विपरीत होगी, तभी अपनी क्वालिटी का पता चलेगा। और अपने को लगातार प्रयासरत रहना है, संघर्षरत रहना है, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते जाना है, न रुकना है, न थमना है, लगातार इसी तरीके से बढ़ते जाना है। तो आज के लिए मेरे को विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।